जय हिंद साथियों, मित्रों। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में एक बार फिर से मैं अमित कुमार जैन नीति शास्त्र इथिक्स की यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। और पिछले जो हमारे व्याख्यान हुए हैं, उन व्याख्यानों में हमने जिस केंद्रीय टॉपिक सेंट्रलाइज रूप से जिस केंद्रीय भाव से जिस टॉपिक की चर्चा की है, उसी का एक पड़ाव मानवीय मूल्य और मानवीय मूल्यों में महान बड़े व्यक्तित्व, इतिहासकार व्यक्तित्व, दार्शनिक व्यक्तित्व, उनके जीवन से ली गई शिक्षाएं, उनके जीवन से दी गई प्रेरणा, उन सबको मानवीय मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में हमें पढ़ना है। आज हमारा व्याख्यान का, चर्चा का केंद्रीय भाव मानवीय मूल्य रहेगा और उन मानवीय मूल्यों को बढ़ाने में जो प्रेरणा का स्रोत करेंगे हमारे महान आदर्श व्यक्तित्व, चाहे वो भारतीय इतिहास के हों, भारतीय दर्शन क्षेत्र के हों, चाहे वो विदेशों से हों, पश्चिम या पाश्चात्य संस्कृति के दार्शनिक हों, विद्वान हों, उन सारे महान व्यक्तित्वों और उनके शिक्षाओं की चर्चा हम यहाँ आज आपके साथ करेंगे और उनकी शिक्षा और प्रेरणा किस तरीके से मानवीय मूल्यों को विकसित करने में हमें मार्गदर्शन करती है। साथ में मानवीय मूल्यों को निर्धारित कराने में, मानवीय मूल्यों को बनाने में, मानवीय मूल्यों को बनाने में कहते हैं कि आपके परिवार की, आपके परिवेश की, आपके पाठशाला की, आपके स्कूलिंग की, आपके समाज की, आपकी शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका होती है, ये बिल्कुल एज इट इज यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी चर्चा को रखेंगे। मौलिक और व्यवहारिक उदाहरण हम आपके सामने लेते आएंगे और मौलिक और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से इस अध्याय को समझाने का एक सार्थक प्रयास हम करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ अगर हम देखें तो हमने बात की है मानवीय मूल्यों की, जो कि उसका अंतिम पड़ाव है। ह्यूमन वैल्यूज जिन्हें बोला जाता है, ह्यूमन वैल्यू, आप वैल्यू अच्छा, मूल्य का संबंध केवल आर्थिक क्षेत्र से ना लगाया, तो दाम मतलब मूल्य। मूल्य जो है उन मूल्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। और मूल्य क्या है, सबसे पहले तो मूल्य की सामान्य सी परिभाषा हम देख लेंगे कि मूल्य कहते किन्हें हैं, उनके पृष्ठभूमि मूल्यों की जो भी है उसको हम समझ लेंगे परिभाषा के रूप में, उनके निर्माण के घटक के रूप में कि मूल्य किन्हें कहा गया है। सबसे पहले मानवीय मूल्यों में मूल्य किन्हें कहा गया है, कहते किन्हें हैं मूल्य, वैल्यूज क्या है, और फिर उनके निर्माण या उनका जो पृष्ठभूमि है, मूल्यों के निर्माण से संबंधित जो भी संकल्पना है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम जैसे पहले की क्लासों में भी क्लास की पृष्ठभूमि हमने शुरुआत में बनाई थी, क्योंकि मुख्य परीक्षा का व्यवहार होता है, स्वभाव होता है कि मुख्य परीक्षा के प्रश्नों में उत्तर देते समय हमें एक अनुकूल पृष्ठभूमि का निर्माण करना पड़ेगा। और एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता भी होती है कि पृष्ठभूमि का पहले से निर्माण करें और फिर बताई गई पृष्ठभूमि के अकॉर्डिंग ही सारी चीजों को शेयर करते चले और अंत में उसको संक्षिप्त में समेटने का प्रयास करें। ऐसा ही एक सार्थक प्रयास करने का प्रयास मैं अपने द्वारा करूंगा। ध्यान रखना, इस यात्रा में मूल्य, जो मानवीय मूल्य हैं,
और मानवीय मूल्य आप ध्यान रखना, बहुत सी चीजें हैं, नैतिक मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, मूल्यों में कर्तव्य है, निष्ठा है, ईमानदारी है, पारदर्शिता है, दया है, करुणा है, ये सब मूल्य हैं। इन सबको ही मिला जुलाकर मानवीय मूल्य कहा जाता है। और मानवीय मूल्य जो है वो मानव समाज, एक सार्थक मानव समाज के निर्माण के अनिवार्य घटक हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ मूल्यों की एक परिभाषा की हम बात कर लेंगे, आपको मूल्यों की परिभाषा की बात कर लेंगे। इसके अलावा मूल्य की पृष्ठभूमि, मूल्य कहाँ से बने हैं, फिर एक जो मूल्यों का प्रकार, मानवीय मूल्यों में मूल्यों का प्रकार, और प्रकार को हम 2-3 प्रकार से देख लेंगे। एक तो उपयोगिता के आधार पर मूल्य होंगे, उपयोगिता के आधार पर मूल्य होंगे। कुछ मूल्य सकारात्मक होंगे जिनसे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन कुछ मूल्य नकारात्मक होंगे और उनके परिणाम नकारात्मक ही होंगे। जैसे हम बात कर लें, सकारात्मक मूल्य है अहिंसा और नकारात्मक मूल्य है हिंसा। सकारात्मक मूल्य है अहिंसा और नकारात्मक मूल्य है हिंसा। अहिंसा के सकारात्मक परिणाम होंगे और हिंसा के नकारात्मक परिणाम होंगे। तो ध्यान रखना, यहां हम प्रकार की बात कर रहे हैं, मूल्यों की परिभाषा, मूल्यों की पृष्ठभूमि के बाद मूल्यों का प्रकार हम देखेंगे और उपयोगिता के आधार पर देखेंगे मूल्यों के प्रकार, सकारात्मक, नकारात्मकता। फिर उद्देश्य प्राप्ति के आधार पर भी होते हैं, एक साध्य मूल्य कहलाते हैं और एक साधन मूल्य कहलाते हैं। एक साध्य मूल्य कहलाते हैं और एक साधन मूल्य कहलाते हैं। आपने गांधी के साधन साध्य को पढ़ा होगा, उसी साधन साध्य की शब्दावली है यहाँ पर, लेकिन साध्य मूल और साधन मूल आपको हम बताते चलेंगे। इसके अलावा जीवन में सदुपयोग उपयोगिता के आधार पर मूल्य थे। इसके अलावा विषय या क्षेत्र के आधार पर भी मूल्य होते हैं। ये दूसरा टाइप होगा, साधन साध्य मूल्य, जो आपके उद्देश्य के आधार पर होंगे। ये पहला टाइप होगा जो उपयोगिता के आधार पर होंगे, नकारात्मक और सकारात्मक। तीसरे मूल्य जो होंगे वो आपके जीवन में, कहते हैं जीवन में विषय क्षेत्र के आधार पर जो मूल्य होंगे, विषय के आधार पर मूल्य होंगे, उन्हें कहते हैं जीवन में विषय क्षेत्र के आधार पर जो मूल्य होंगे, वो जो भी विषय होंगे उसके आधार पर मूल्य होंगे। अगर विषय होगा मनोविज्ञान, विषय होगा मनोविज्ञान, ध्यान रखना, तो वो मनोवैज्ञानिक मूल्य कहलाएंगे। अगर विषय होगा नैतिक, तो वो नैतिक मूल्य कहलाएंगे। विषय होगा मानवता, तो वो मानवीय मूल्य कहलाएंगे। विषय होगा परिवार, तो वो पारिवारिक मूल्य कहलाएंगे। अगर विषय होगा समाज, तो वो सामाजिक मूल्य कहलाएंगे। विषय होगा आपका, कहते हैं धर्म, तो वो धार्मिक मूल्य कहलाएंगे। अगर विषय होगा संस्कृति, तो उन्हें हम सांस्कृतिक मूल्य कहेंगे। बड़ी व्यापक संकल्पना है मूल्यों की। मूल्यों की जो संकल्पना है बहुत व्यापक है, और ये जो विषय क्षेत्र के आधार पर मूल्य है ये बहुत ही व्यापक हैं। सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, नैतिक मूल्य, और जिनमें से नैतिक मूल्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं नीति शास्त्र में। तो जो भी नैतिकता को प्राप्त करने के साधन हैं, तरीके हैं, वो नैतिक मूल्यों में आते हैं। ध्यान रखना, नैतिकता को प्राप्त करने के लिए, नीति शास्त्र की स्थापना के लिए जो भी हमारे लक्ष्य हैं, जो भी हमारा रास्ता है, जो भी हमारे साधन हैं, उन सबको हम नैतिक मूल्यों में शामिल करते हैं। ध्यान रखना। तो ये प्रकार चल रहा है, अभी हम डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन प्रकार में भी हमने आपको इनके लगभग इतने प्रकार बता दिए। चौथा टाइप भी है जो व्यक्ति के कर्म क्षेत्र के आधार पर रहेगा, प्रोफेशन के आधार पर रहेगा, कि व्यक्ति का जैसा प्रोफेशन रहेगा, व्यक्ति का जैसा प्रोफेशन रहेगा उसके आधार पर उस व्यक्ति के मूल्य होंगे।
जैसे प्रशासकीय मूल्य, प्रशासन के क्षेत्र के मूल्य, जैसा उसका प्रोफेशन रहेगा तो उसमें प्रशासकीय मूल्य आ जाएंगे, उसमें न्यायिक मूल्य आ जाएंगे। न्यायिक मूल्य जुडिशरी के क्षेत्र के प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी के प्रशासकीय मूल्य होते हैं, वो प्रोफेशन के क्षेत्र के मूल्य हैं, चाहे वो कहते हैं न्यायिक मूल्य, चिकित्सा के क्षेत्र के मूल्य, राजनीति के क्षेत्र के मूल्य जिन्हें राजनीतिक मूल्य कहते हैं, राजनीति के क्षेत्र के मूल्य जिन्हें राजनीतिक मूल्य कहते हैं, और जिन मूल्यों में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक मूल्यों में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। राजनीतिक मूल्य वही सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वचनबद्धता, पारदर्शिता हैं, सब एक ही, लेकिन क्षेत्र विशेष के मूल्य हैं कि जो बोले वो व्यक्ति करे, उसकी कथनी करने में अंतर ना हो, और वही कहलाते हैं। और राजनीति के भी कुछ मूल्य होते हैं, और कहते हैं प्रशासनिक क्षेत्र के भी मूल्य होते हैं। इस आधार पर मूल्य 4 प्रकार के आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक तो उपयोगिता के आधार पर हम विधिवत चर्चा भी करेंगे, और बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण हम उन दार्शनिक और विद्वानों और महान व्यक्तियों के उदाहरण से ही उठाएंगे, तब तो ये हमारी परिचर्चा कंप्लीट हो पाएगी, तब तो हमारी परिचर्चा प्रासंगिक हो पाएगी, क्योंकि दुनिया के सारे महान दार्शनिकों को तो हम बहुत संक्षिप्त में समेट नहीं पाएंगे, लेकिन जब हमें उदाहरण देने की, एग्जाम्पल देने की बारी आएगी, आपको व्यवहारिक रूप में समझाने की बात आएगी, तो हम इन दार्शनिकों और महान लोगों के उदाहरण दे दे के आपको समझाएंगे। ध्यान रखना, जैसे गांधी जी के राजनीतिक मूल्य थे तो उनमें सत्याग्रह था, सत्य था, अहिंसा था, सत्य था, अहिंसा था, वो उनके मूल्य थे। और वहीं उनके साधन साध्य की पवित्रता भी थी, साधन साध्य की पवित्रता थी। अगर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक मूल्यों की बात करोगे तो साहब उनके राजनीतिक मूल्यों में, हाँ, वो भी आदर्श हैं, वो भी प्रेरणा है। उनके राजनीतिक मूल्यों की बात करोगे तो वहां एकात्म मानववाद आएगा। आर्थिक मूल्यों की बात करोगे, आर्थिक दर्शन की बात करोगे तो अंत्योदय वहां आ जाएगा। ऐसे व्यवहारिक उदाहरण हम आपके सामने, बात करोगे राम मनोहर लोहिया की तो उनका आधुनिक समाजवाद का सपना आ जाएगा। ध्यान रखना, तो यहाँ बहुत से भारतीय विद्वान आधुनिक भारत से भी हम ले लेंगे, कुछ प्राचीन भारत के महान पुरुष भी ले लेंगे। जब अहिंसा के मूल्य की बात आएगी, मानवीय मूल्यों की बात आएगी, मानवीय मूल्यों में अहिंसा की बात आएगी, तो हम बुद्ध और महावीर की चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वही अहिंसा को लेके आए थे। उन्होंने ही कहा था अहिंसा परमो धर्मः, और अहिंसा भारतीय मानस का महत्वपूर्ण मूल है, भारतीय संस्कृति का मूल है। इतना महत्वपूर्ण मूल है कि उसे विदेश नीति में भी मुख्य स्थान प्रदान किया गया है। तो यहाँ क्लास चर्चा बहुत सार्थक होने वाली है, और इस सार्थक चर्चा में हम मूल्यों की परिभाषा के साथ मूल्यों के प्रकार बताएंगे, और फिर मूल्यों के प्रकार के बाद ध्यान रखना आप, हम बात करेंगे मूल्यों के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव की। मूल्यों के नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक सिद्धांत के 2 पहलू होते हैं, जिसे समीक्षा भी कहते हैं। मुख्य परीक्षा के एग्जाम में लॉन्ग आंसर में एक शब्द लगा रहता है समीक्षा। ऐसे तो बहुत से शब्द लगे रहते हैं, कहीं कहीं डिफाइन करने के लिए समीक्षा होती है, व्याख्या शब्द होता है, मूल्यांकन होता है, टिप्पणी होती है, ये सब कुंठिले शब्द हैं। विवेचना होती है, वर्णन होता है, सारांश लिखो घटना, सार का अंश। जैसे हमने आपको बताया था कि नीति शास्त्र का सार तत्व समझाए थे आपको पिछली क्लास में, तो नीति शास्त्र के, एथिक्स के और मानवीय सह संबंधों के सार तत्व क्या हैं, तो उन सार तत्वों में तो ऐसे यही जो शब्द हैं वो प्रश्न की दशा और दिशा तय करते हैं। प्रश्न की नहीं, आपकी सफलता और असफलता की दशा और दिशा तय करते हैं ये प्रश्न। अगर इन प्रश्नों को समझ के हमने युक्ति युक्त व्याख्या की, उनका संतुष्टिदायक उत्तर दिया,
तो हमारे सफलता की गारंटी है या हम सफल हो सकते हैं, और अगर इनका गलत अर्थ हमने लगा लिया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इन शब्दों को, इनकी व्याख्या को, इनके अर्थ को और इनके अनुसार उत्तर लिखने को मुख्य परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। कभी होगा तो आगे हम इन गुंचल्ले शब्दों की व्याख्या का भी एक प्रयास आपके साथ करेंगे। यहाँ तो अभी हम मूल्यों के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं कि उनके सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं और नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। तो ये मूल्यों की पूरी बात होगी। अब अगला पड़ाव जो रहेगा वो रहेगा कि मूल्य के निर्धारण में, मूल्यों के निर्धारण में परिवार की, समाज की, शैक्षिक संस्थाओं की क्या भूमिका रहेगी। परिवार की, समाज की, शैक्षिक संस्थाओं की क्या भूमिका है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो परिवार ही पहली पाठशाला होता है, माँ बाप पहले शिक्षक होते हैं, परिवार के लोग, परिवार का परिवेश पहला हमारा शिक्षा देने वाला होता है, और वहीं से हमारे मूल्यों का विकास होना शुरू हो जाता है। पहले तो बचपन में कोरा कागज रहता है, एक गाना भी है, कोरा कागज था ये मन मेरा। बचपन से कोरा कागज रहता है और उसमें ये सारे मूल्य धीरे धीरे स्थापित किए जाते हैं। उसमें परिवार की भूमिका भी है, समाज की भी भूमिका है, क्योंकि परिवार और कुटुंब के बाद व्यक्ति समाज से जुड़ता है, और समाज के बाद या समाज के साथ व्यक्ति शैक्षिक संस्थाओं से भी जुड़ता है। और वहीं शैक्षिक संस्थाओं में, क्योंकि परिवार के बाद अगर दूसरी जगह सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड बच्चा करता है, शिशु करता है, तो वो उसका स्कूल है, उसके विद्यालय है, और वहां से भी वो विभिन्न प्रकारों से अपने आदर्श रूपी शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से, अपने कहते हैं साथियों से, सहपाठियों से जीवन के अनेक पाठ सीखता है। हमने एक बात कही थी, गुण ग्रहण का भाव रहे, और ये सारी चीजें व्यक्ति के मूल्यों का निर्माण करती हैं। यही मूल्य आगे जाके अगर सकारात्मक हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके कृतित्व को महान बना देते हैं, और यही अगर मूल्य नकारात्मक हैं, मान लो कि उसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, चोरी ना करना, संग्रह नहीं करना, अस्तेय चोरी ना करना, अगर उसको अपना मूल्य बना लिया तो वो व्यक्ति आदर्शवादी होगा, बड़ा व्यक्तित्व बनेगा। लेकिन अगर उसी के अपोजिट चोरी करना को, झूठ बोलना को, अहिंसा की जगह हिंसा को अपना मूल्य बना लिया, अपने जीवन का आधार बना लिया, तो ये मूल्य उसके जीवन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समाज में दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। समाज में या दुनिया में सत्य भी है, असत्य भी है, उचित भी है, अनुचित भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। हमने पहले कहा भी था, अच्छे से लेना है हमें प्रेरणा और बुरे से लेना है हमें सबक। ध्यान रखना, अच्छे से प्रेरणा और बुरे से सबक। कहा भी था शुरू में, राम से प्रेरणा और रावण से सबक, कृष्ण से प्रेरणा और कंस से सबक। एक बार फिर से हम रिपीट उसको कर रहे हैं, जो भी अच्छी चीज है, गांधी की अहिंसा से प्रेरणा और हिटलर की हिंसा से सबक हमें लेना है। तो ध्यान रखना, ये व्यू हमारा पूरा रहेगा कि शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका मूल्य के निर्धारक कारकों के रूप में आपका कहते हैं परिवार होगा, समाज होगी और शैक्षणिक संस्थाएं होंगी। और यहाँ चल के, यहाँ आके हमारी यात्रा विराम हो जाएगी और हम इस वाली चर्चा को खत्म करेंगे। लेकिन व्याख्या रूप से कि ये मूल्यों के निर्धारक कारक, ये केवल पृष्ठभूमि है, अभी हमें पूरी चीजों को देखना है। साहब ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, और उस पिक्चर की चर्चा हम आपसे करते हैं मूल्यों की परिभाषा के रूप में। मूल्यों की परिभाषा के रूप में हम देखते हैं, मूल्यों की परिभाषा के रूप में हम देखते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करता है। मनुष्य अपने जीवन में उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करता है। इस लक्ष्य प्राप्ति में जो आदर्श रूप में सहायक होते हैं वही मूल्य है। इस लक्ष्य प्राप्ति में जो आदर्श सहायक होते हैं
वही मूल्य है। मूल्य जीवन को गरिमापूर्ण बनाते हैं तथा व्यक्तित्व और चारित्रिक उत्थान में सहायक होते हैं। ये परिभाषा होगी मूल्यों की कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन भी साधनों को, जिन भी तरीकों को अपना आदर्श मानते हैं, साधन और तरीके, व्यक्ति किसी कार्य को प्राप्त करने में, हो सकता है लक्ष्य को प्राप्त करने में सत्य को अपना साधन माने, सत्य को साधन माने, अहिंसा को आदर्श माने, ईमानदारी को आदर्श माने, तो ये आदर्श ही मूल्य है, ये आदर्श ही मूल्य है। और मूल्य हमने आपसे कहा था कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं। अगर व्यक्ति सकारात्मक मूल्यों को देके चलेगा तो उसका व्यक्तित्व भी सकारात्मक दिशा में जाएगा और कहीं उसमें अपने जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति में जो आदर्श अपनाए और वो आदर्श कहीं हिंसा हो गया, वो झूठ हो गया, बेईमानी हो गया, वो नकारात्मक मूल्यों को अगर अपनाने लगेगा तो उसके जीवन की दिशा भी नकारात्मक दिशा में चली जाएगी। एक तरफ मानव है और दूसरी तरफ दानव है, ध्यान रखना। एक तरफ मानव है, दूसरी तरफ दानव है। एक तरफ इंसान है, उसकी इंसानियत है, उसकी मानवता है, दूसरी तरफ हैवानियत है, राक्षस है। ध्यान रखना, ये जो संकल्पना है मानव दानव की, ये मूल्यों के आधार पर ही निर्धारित होती है। और मूल्य वाला व्यक्ति आगे चलकर कहते हैं ब्रांड बनता है, जिसके कुछ मूल्य होते हैं, जिसके कहते हैं कुछ संकल्प होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ स्टैंड होता है व्यक्ति का। और अगर व्यक्ति उन स्टैंड से और सिद्धांतों से नहीं हटता है, जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति में उन अपनाए गए तरीकों को अपने जीवन में आदर्श के रूप में अपनाता है, तो वह व्यक्ति आगे चलकर ब्रांड बन जाता है। आपको एक व्यवहारिक उदाहरण दें, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में एक व्यक्ति ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्याग्रह, आश्रम, हृदय परिवर्तन, इन सब का भरपूर सदुपयोग किया। उन्होंने जो आंदोलन चलाया उसे असहयोग कहा, उन्होंने जो आंदोलन चलाया उसे सविनय अवज्ञा कहा गया। ध्यान रखना, सविनय अवज्ञा कहा गया। तो उनके ये अपनाए गए तरीके, उनके अपनाए गए ये आदर्श आज मूल्य हैं और उनके जन्मदिन को उसी आदर्श के रूप में मनाया जाता है। यहाँ वो महान दार्शनिक और महान व्यक्तित्व चर्चा में साथ में आ रहे हैं जो सिलेबस में सीधे मेंशन किए गए। हम बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की, जिनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को यूएनओ ने घोषित किया 2007 में। 2007 में विश्व की सबसे बड़ी संस्था यूएनओ द्वारा घोषित किया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा घोषित किया गया कि अब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती नहीं, विश्व अहिंसा दिवस होगा। एक मूल्य की स्थापना इतनी जबरदस्त कर दी एक व्यक्ति ने, उस मूल्य को छोड़ा नहीं। जबकि हिंसा का जबरदस्त दौर है, गांधी का जो युग है वो 2 विश्व युद्धों के बीच का युग है। एक विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हो रहा है और एक विश्व युद्ध 1939 से 43 तक हो रहा है। उसी विश्व युद्ध में हिटलर भी है, लेकिन गांधी ने कभी भी अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा और वो अहिंसा उनकी पर्याय बन गई। यही मूल्य है, यही मूल्य है जिन पर चर्चा आज हमें करनी है और महान व्यक्तियों के माध्यम से। और भी मूल्य है, ऐसा नहीं आज के व्यक्तित्व में। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने जीवन में सुशासन को आधार बनाया, तो उनके जन्मदिन को आगे चल के 25 दिसंबर को सुशासन दिवस घोषित कर दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके जन्मदिन को एकात्म मानववाद अंत्योदय दिवस 25 सितंबर अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया। व्यक्ति ने मूल्यों को, आदर्शों को, कार्य को अपने जीवन का ध्येय बनाया, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का कहते हैं साधन माना उसको, और साधन माना तो वो मूल्य इतने जीवंत हो गए। हमने आपसे कहा बार बार कि व्यक्ति मर सकता लेकिन व्यक्ति का विचार नहीं मर सकता, वो व्यक्तित्व नहीं मर सकता। विचार हमेशा वर्तमान है और वर्तमान हमेशा प्रासंगिक है।
ध्यान रखना। कहते भी हैं जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी आपका नाम रहेगा। कहा जाता है बड़े बड़े लोगों के लिए, महान लोगों के लिए, यही तो प्रेरणा है उनकी। उनके जीवन से अच्छी चीज को ग्रहण करें हम, उनके नैतिक मूल्यों को ग्रहण करें हम। और केवल ये नहीं, जो काले गांधी कहलाते हैं, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के, हमने कहा था महान व्यक्तित्व हम भारत के अलावा भी उठा लें। साहब गांधी को अपनी प्रेरणा मानते हुए 27 साल तक एक काल कोठरी में रहे और रंग भेद की नीति के लिए लड़ते रहे, जिन्हें काला गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका, उन्होंने अहिंसा का, समर्पण का, कहते हैं मूल ऐसा ग्रहण किया कि आज उन नेल्सन मंडेला, आपने नाम सुना हो, दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति हैं। तो यहाँ व्यक्तित्वों के जो भी गुण हैं, जो भी उन्होंने अपने कार्य की, उद्देश्य की प्राप्ति में जिनको अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन बनाया, उन्हीं को हम मानवीय मूल्य कहते हैं। और इन्हीं मानवीय मूल्यों से समाज में व्यक्ति की पहचान भी होती है। व्यक्ति के जैसे मूल्य होंगे समाज में उसकी वैसी पहचान होगी, और पहचान होगी तो प्रतिष्ठा भी होगी। अगर व्यक्ति हिंसा के मूल्य को मानेगा तो समाज में आप उसकी पहचान समझ सकते हैं। समाज में आप उसकी पहचान समझ सकते हैं कि डर तो होगा, आदर नहीं होगा। डर तो होगा लेकिन आदर नहीं होगा। हाँ, ध्यान रखना, ये मूल्य जो है वो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बनाने का काम करते हैं। और अगर मूल्य तो वैसे तो सकारात्मक अर्थों में ज्यादा देखा जाता है, तो जो सकारात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोगी बने वो मूल्य है। हाँ, हम हिंसा को कई जगह पर अनुपयुक्त हमेशा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मूल्य जो है वो परिस्थिति, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार मूल्यों की परिभाषा और उनका अर्थ बदल जाता है। कहीं पर हिंसा ठीक नहीं है, लेकिन कहीं पर हिंसा अनिवार्य है। वहां लोगों को पटरी पर लाने के लिए, सबक सिखाने के लिए वो हिंसा जरूरी है। तो मूल्य जो है हम अर्थों के रूप में बता रहे हैं, नकारात्मक, सकारात्मक, लेकिन मूल्यों की परिभाषा हर जगह एक सी नहीं रहेगी। मूल्य देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते जाएंगे। तो मूल्य ध्यान रखना मानव समाज में गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत अनिवार्य है मूल्य। और मूल्य समाज में उच्च आदर्शों की स्थापना करते हैं, एक सफल मानव समाज बनाने में लोगों की मदद करते हैं। मूल्य की जो संकल्पना है, ध्यान रखना, मूल्य जो है वो आपके कहते हैं बचपन से, मन से ही डेवलप होते हैं। और मन से डेवलप होने के बाद वो पहले भाव में आते हैं, भावों में आते हैं, और तब वो जाके आपके व्यवहार में आते हैं। ध्यान रखना, मूल्य शब्द जो है वो भौतिक और मानसिक अवस्था को भी प्रस्तुत करते हैं। जरूरी नहीं कि दृश्य रूप में दिखे मूल्य, अदृश्य रूप में भी, मानसिक रूप में हमारे मूल्य हैं सत्य, अहिंसा, शाकाहार। वो जरूरी नहीं कि हम बार बार बोल के सो करें, वो हमारे व्यवहार में भी होंगे, अदृश्य भी होंगे। और व्यक्ति के जीवन में इनका निर्माण तीनों घटकों के रूप में होता है, जो आगे चल के हम मनोवृत्ति के रूप में भी आपसे शेयर करेंगे, वो दृष्टिकोण के रूप में भी हम आपसे शेयर करेंगे, एप्टीट्यूड के रूप में भी शेयर करेंगे। ऐसे ही मूल्य ही हैं जो मन, वचन और काय, मनसा, वाचा और कर्मणा, पहले मन में आएंगे, फिर भाव में आएंगे, वचन में आएंगे और तब व्यवहार में आएंगे। तो ऐसे मूल्यों का निर्माण जीवन के कहते हैं विकास की प्रक्रिया में आगे चलता जाएगा। निरंतर मूल्यों का विकास आपका होता चला जाएगा। लेकिन अधिकांश मूल्यों का विकास जो है वो बचपन से लेके 18 तक की उम्र में हो जाता है। एडल्ट होने के पहले पहले तक मूल्यों का विकास हो जाता है। और व्यक्ति, फिर यही इसके नकारात्मक पहलू भी आते हैं।
सकारात्मक भी आते और नकारात्मक भी, कि कोई मूल्य उसने ग्रहण किया और उस मूल्यों के विपरीत वाली जगह पे चला गया, तो उसको अपने मूल्यों के साथ अनुकूलन करने में बड़ी दिक्कत होगी साहब। नहीं, उसके नकारात्मक और सकारात्मक पहलू हैं। मूल्य ऐसा नहीं कि मूल्यों का निर्माण, मनोवृत्ति का निर्माण, नीति शास्त्र का निर्माण आपके बुजुर्ग होने के बाद तक चलता है। हाँ, जीवन में निरंतर विकास का क्रम चलता रहता है, इस बात की मनाही हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मूल्यों का, संस्कारों का, मूल्य को संस्कार भी बोला जा सकता है। आपके अंदर कैसे संस्कार रोपित किए गए हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम तो कहते भी थे कि भारत में अगर समस्याओं को समाप्त करना है, भ्रष्टाचार रूपी जड़, भ्रष्टाचार रूपी समस्या को समाप्त करना है, तो आपको उसके खिलाफ, उसके विरोध में ऐसे मूल्यों की, संस्कारों की स्थापना करनी पड़ेगी कि बच्चा बाल मन में उस भ्रष्टाचार के प्रति एक दुराभाव आ जाए, उसकी तरफ देखे ही ना। भ्रष्टाचार का जो उपाय है, समाप्त करने का उपाय है, केवल प्रशासनिक, कानूनी नहीं है, संस्कार के रूप में भी, मूल्यों के रूप में भी उसका विरोध होता है। कई लोगों के संस्कार में होता साहब, उनके माता पिता के द्वारा घुट्टी में पिलाया जाता है कि कभी भ्रष्टाचार को स्वीकार कर ही नहीं सकते। जैसे प्रधानमंत्री जी नहीं कहते कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। साहब बिल्कुल सही बात। तो ये चीज ध्यान रखना, संस्कार के रूप में आ जाए तो ये मूल्य जो है वो बचपन से लेके कहते हैं आपके एक उम्र तक बनते हैं। हमने नकारात्मक पहलू की बात की। मान लो कि शाकाहारी व्यक्ति, हिंसा की बात ना करें, शाकाहारी मूल्य में रहने वाला व्यक्ति, हम जैसा जैन व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति अगर शाकाहार को अपने जीवन का आधार मानता है, कभी मांसाहार नहीं किया उसने, और कहीं यूरोप चला जाए, पश्चिम की कंट्री चला जाए, ठंडे प्रदेशों में चला जाए, जहां कल्चर ही है नॉनवेज, जहां कल्चर ही है वाइन का, शराब से, व्यसन से दूर है, तो वहां उसको अपने मूल्यों के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। और यही उस मूल्य का नकारात्मक पहलू भी है। नकारात्मक पहलू कह लो, लेकिन व्यक्ति अगर दृढ़ होगा तो अपने मूल्यों से डिगेगा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, बाकी सब जगह कहते हैं कि वाइन का कल्चर, जो राष्ट्र प्रमुख हैं वहां वाइन का, हमने कई बार देखा वीडियो, लेकिन उन्होंने किसी भी परिस्थिति में अपने मूल्यों को त्यागने का इतना सा भी प्रयास नहीं किया जाए अपने मूल्य त्याग। नहीं साहब, मूल्य नहीं त्याग। और यही मूल्य है जो उन्हें आज इतना बड़ा बनाते हैं। यही मूल्य है जो आपके कहते योगी जी को इतना बड़ा बनाते। उनका स्टैंड, उनका मूल्य, सत्य के साथ खड़ा होना, हमेशा जो कहना वो करना, जो कहना वो करना। तो ये मूल्य ही व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाते हैं, पर्सनालिटी बनाते हैं, महान बनाते हैं। और मूल्यों का निर्माण बचपन से शुरू हो जाता है और एक एडल्ट, एक उम्र तक आके मूल्यों का निर्माण हो जाता है। ध्यान रखना। तो ये प्रतिकूल जरूर है, उसके नेगेटिव जरूर है, लेकिन व्यक्ति अगर अपने मूल्यों पर दृढ़ रहेगा तो एक दिन वह नवीन कीर्तिमानों की स्थापना करेगा। तो ध्यान रखना, यहाँ मूल्य की परिभाषा। अब हम मूल्यों के प्रकार पर थोड़ी चर्चा फिर से कर लेते हैं। मूल्य, आप ध्यान रखना, मूल्यों के प्रकार की हम बात कर लेते हैं। मूल्य आंतरिक होते हैं, थोड़ी सी उनकी और बात है। मूल्य आंतरिक होते हैं और मूल्य में किसी कार्य को करने के प्रति तीव्रता का भाव। आपके व्यवहार में अगर किसी चीज के प्रति सकारात्मक है व्यक्ति, किसी कार्य के प्रति सकारात्मक है व्यक्ति, तो उस कार्य को करने के प्रति उसमें एक भाव होगा। जैसे विवेकानंद, दयानंद सरस्वती सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए, संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद के मूल्य के समर्थक थे। तो उन्होंने संस्कृति के माध्यम से भारतीय मानस में चेतना को जगाने का प्रयास किया। ध्यान रखना, अगर व्यक्ति किसी मूल्य को लेकर समर्पित है तो उसमें वो तीव्रता के व्यवहार पर निकल कर आएगा। मूल्य का क्षेत्र कहते हैं, मूल्य कहीं कहीं पर क्षेत्र में परिवर्तन
हो सकता है, ध्यान रखना, मूल्य में क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, मूल्यों से व्यक्ति की परख की जा सकती है। मूल्यों का अगर आप कहते हैं कि निष्कर्ष पूछोगे मूल्य पढ़ें क्यों, मूल्यों को हम जानें क्यों, तो साहब व्यक्ति के मूल्यों को जानकर व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, सत्य को छोड़ने वाला नहीं है। व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ है, कर्तव्य को छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, छोड़ देगा प्रशासनिक परीक्षा, वो प्रशासनिक मूल्यों को परखने का प्रयास इस एग्जाम के माध्यम से आपके साथ करेगी। वो प्रशासनिक मूल्य परखेगी कि इसमें प्रशासनिक मूल्य है कि नहीं, कर्तव्यवान है कि नहीं, संविधान के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रति श्रद्धा का भाव है कि नहीं, कि ढुलमुल रवैया है। तो वो प्रशासनिक मूल्यों की तलाश करेगा। अगर किसी के मूल्यों को जान लिया जाए तो उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व को जान लिया जा सकता है। ध्यान रखना, हमने कहा था कि मूल्यों को सीखा जाता है, मूल्यों को सीखा जाता है, जीवन में अर्जित किया जाता है, आत्मसात किया जाता है। ये जीवन भर निरंतर चलते रहते हैं। हमने कहा था जैन धर्म की एक लाइन, गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जा। कोई भी अच्छी चीज है, उस मूल्य को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, मूल्य को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे हमारे बुजुर्ग, हमारी सनातन संस्कृति में भोजन को थाली में छोड़ते नहीं है, भोजन को थाली में छोड़ा नहीं जाता, कचरे में फेंका नहीं जाता। कहते हैं उस भोजन को पत्तल में कराया जाता है, और भोजन जो बचता भी है उतना ही दिया जाता है जितना व्यक्ति भोजन करेगा। पाश्चात्य संस्कृति के बफर सिस्टम जैसा नहीं, जहां व्यक्ति खाता कम है, फेंकता ज्यादा है। ये भारतीय मूल्य है, ये भारतीय वो पत्तल की संस्कृति है जो पेड़ के पत्तों से बनती है, जिसको आज दुनिया के सारे देश एडमायर कर रहे हैं, प्रेरणा के रूप में ले रहे हैं। जर्मनी ने अभी ग्रीन प्लेट बनाई, लीफ प्लेट बनाई। भारत जिसको लेके अनादिकाल से चला आ रहा है, भारत के मूल्यों में है कि साहब भोजन बर्बाद नहीं होना चाहिए, अन्न देवता है। हमारे यहाँ आज भी व्यक्ति खड़े होके भोजन नहीं, बैठ के भोजन को छोड़ना नहीं। फूड क्राइसिस खत्म हो जाए, खाद्य संकट की समस्या खत्म हो जाए, अगर व्यक्ति सनातन धर्म संस्कृति, जैन संस्कृति के इस गुण को ग्रहण कर ले तो मूल्य सीखे जाते हैं। ध्यान रखना, निरंतर सीखने की प्रक्रिया इनमें चलती रहती है। ये मूल्य की कुछ विशेषताएं हैं, ये अर्जित होते रहते हैं। नकारात्मक मूल्यों को त्यागा जा सकता है और सकारात्मक मूल्यों को अपनाया जा सकता है। प्रेरणा से व्यक्ति देख के सकारात्मक मूल्य ले ले, सकारात्मक मूल्य को ग्रहण कर ले। ठीक है, अब देख लेते हैं हम मूल्यों के प्रकार। तो यहाँ मूल्यों के प्रकार चर्चा मानवीय मूल्यों पर, और मानवीय मूल्यों के साथ जितने भी आदर्श हैं, जितने भी प्रतिमान हैं, उनके माध्यम से हम आपको मूल्यों की परिभाषा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मूल्य सीखे जाते हैं, बचपन से बनते हैं। कोरा कागज था ये मन मेरा, बाल मन तो कोरा है। बच्चे तो कुछ नहीं जानते। पारिवारिक मूल्य वो सबसे पहले माँ बाप से संवाद करेगा, तब सीखेगा। माँ बाप के अलावा फिर दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, तो उन सब से उसके मूल्यों की पढ़ाई, मूल्यों का सीखना शुरू होगा। अभी आएंगे हम तो मूल्यों के निर्माण में परिवार की, पाठशाला की, इन सब की क्या भूमिका है शैक्षिक संस्थाओं की, जिसको हमने पृष्ठभूमि में बताया था। अभी यहाँ हम मूल्यों के प्रकार देखेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। मूल्यों के प्रकार हमने 4 प्रकार से बताए थे। मूल्यों के प्रकार हमने आपसे कहा था कि उपयोगिता के आधार पर सकारात्मक और नकारात्मक। वही अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, भलाई, परोपकार,
दया, उपयोगिता के आधार पर। इन सबका उपयोग करोगे तो सकारात्मक परिणाम मिले, और इन्हीं के अपोजिट रख दो आप तो वो नकारात्मक। हिंसा, सत्य का झूठ, ईमानदारी का बेईमानी, भलाई का बुराई। हाँ, भारत इनको लेके चला साहब, और भारत को कहते भारत के अलावा भारत कुछ पड़ोसी देश इनको लेके चले, तो आज वो भोग रहे हैं। खैर, किसी पे टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हिंसा अच्छी थोड़ी है यार। दूसरे के लिए हिंसा भोगे तो अपनी स्थिति खराब हो जाएगी साहब। हाँ, घर में ट्रेन किडनैप कर ली जाएगी। तो ये आपके मूल्य हैं, व्यक्ति के हों, राष्ट्र के हों, संस्था के हों, कोई भी मूल्य हो, ध्यान रखना। तो भलाई, परोपकार, दया, और यहां दया ना करके व्यक्ति निष्ठुर बन जाए, कोई दया है। तो उपयोगिता के आधार पर मूल्य दो प्रकार के होते हैं। सकारात्मक मूल्य, दृष्टिकोण के आधार पर मूल्य दो प्रकार के होते हैं, या उपयोगिता कह लो या दृष्टिकोण कह लो, विजन कह लो, कि जिनके परिणाम सकारात्मक होते हैं। जीवन को लक्ष्य की प्राप्ति में, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में जिन आदर्श या मूल्यों का हम सदुपयोग करते हैं और उनके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, व्यक्ति को उन्नति, प्रगति, तरक्की सब मिलती है, तो उन्हें सकारात्मक मूल्य कहा जाता है। और दूसरे मूल्य हैं नकारात्मक मूल्य। अच्छा, एक चीज और है, तो मूल्य जो है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार मूल्यों की परिभाषा बदली जा सकती है। अगर आप जंगल में रह रहे हो, शेर, बाघ, चीता के बीच में रह रहे हो, तो वहां हिंसा का मूल्य उतना बुरा नहीं माना जाए, जरूरत है वो। अगर आप राक्षसों के बीच में रह रहे हो, अगर आप दुश्मन राष्ट्रों के बीच में रह रहे हो, तो फिर वहां हिंसा के मूल्य को अनिवार्य घटक माना जाए, वहां फिर हिंसा उतनी नकारात्मक नहीं रहेगी। तो मूल्य जो है वो दृष्टिकोण के आधार पर तो दो प्रकार के हैं, लेकिन मूल्य जो है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार उनमें कहते हैं परिवर्तन देखा जा सकता है। ध्यान रखना, इनमें परिवर्तन देखा जा सकता है। ईमानदारी, परोपकारी, जहां ईमानदारी ठीक है, ईमानदारी की कोई कदर ही नहीं है, भलाई की कोई कदर ही नहीं है, परोपकार की कोई कदर ही नहीं है, सुनी नहीं रहा, व्यक्ति मारते जा रहे, तो फिर इजराइल जैसा उदाहरण आएगा ना दुनिया में। हाँ, अपने शत्रु राष्ट्रों के साथ कोई भलाई नहीं, कोई परोपकार नहीं, कोई ईमानदारी नहीं, बिल्कुल। वहां मूल्य बदल गए थोड़े से देशकाल परिस्थिति के अनुसार। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात की जाए तो साहब, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी अगर भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करोगे, भारत में घुसपैठ करोगे, भारत में अराजकता, आतंकवाद, नक्सलवाद फैलाओगे, तो फिर भारत हिंसा के मूल्य का सदुपयोग करेगा साहब। वो हिंसा का मूल्य वहां पर नकारात्मक नहीं रहेगा, हिंसा का मूल्य वहां सकारात्मक हो जाए। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद अटल जी लेके आए, अजीत डोभाल, और उनका शक्ति का समर्थन करना, शक्तिशाली होना अनिवार्य है। शक्तिहीन हो अगर आप, तो दुनिया रिस्पेक्ट नहीं करेगी। बहुत बड़ी फिलॉसफी। तो ध्यान रखना, मूल्यों के जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन देश काल परिस्थिति के अनुसार आ जाता है। ये तो हम शुरू में आदर्शवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन जब यथार्थवाद आएगा तो वहां मूल्यों की व्याख्या या मूल्यों की परिभाषा थोड़ी सी अलग हो जाएगी। किसी के लिए हिंसा गलत है, लेकिन अगर अपने परिवार की रक्षा करनी है, अपनी बहन की रक्षा करनी है, अपनी पत्नी की रक्षा करनी, जिसको एक राक्षस उठा के ले गया, तो साफ कर लंका पे चढ़ाई तो करनी पड़ेगी और उनको सबक भी सिखाना पड़ेगा। हाँ, बात अगर अधिकार की आ जाए तो फिर कौरव पांडव को युद्ध भी करना पड़ेगा। तब तो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण आएंगे और कलयुग में कर्म करने की प्रेरणा देंगे। तो ये नीति शास्त्र में बहुत सी चीजें आदर्श भी हैं, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर जब यथार्थ की बात आती, नक्सलवाद से लड़ना, आतंकवाद से लड़ना,
तो हिंसा का मूल्य गलत नहीं है, वो उसी की भाषा समझते हैं। तो देखना, ध्यान रखना, दृष्टिकोण के आधार पर भी देश काल परिस्थिति के अनुसार मूल्यों की परिभाषा बदली जाती है। अब उद्देश्यों के आधार पर सरकार चल रहा है अभी, और फिर भूमिका बताएंगे, हम एक लंबी यात्रा करेंगे, मूल्यों पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारी इस टॉपिक की यात्रा का एक आखिरी पड़ाव है। इस टॉपिक की यात्रा जो ह्यूमन इंटरफेस जो हमने बोला था, मानवीय सहसंबंध, उसका आखिरी पड़ाव ये होगा। तो यहां कहते हैं उद्देश्य के आधार पर, आपके लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर साध्य मूल्य और साधन मूल्य। गांधी जी में ये साध्य और साधन बहुत आता है। साध्य बोले कहलाता है लक्ष्य, और साधन कहलाता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके। आपका लक्ष्य जो है, उद्देश्य जो है, तो ये कहलाते हैं उसके तरीके या प्राप्ति के साधन। साध्य मूल्य और साधन मूल्य में अंतर। साध्य मूल्य अगर सुखवाद, शुभ, आनंद, परम आनंद, स्वतंत्रता आपके साध्य मूल्य हैं। स्वतंत्रता अपने आप में साध्य मूल्य है, आनंद साध्य मूल्य है, प्रसन्नता साध्य मूल्य है। और प्रसन्नता को प्राप्त करने के साधन, उसको प्रसन्नता को प्राप्त करने के साधन कुछ भी हो सकते हैं। भारत को स्वतंत्रता चाहिए थी, एन केन प्रकारेण, एट एनी कॉस्ट भारत को स्वतंत्रता चाहिए थी, और भारत की स्वतंत्रता के साधन गांधी जी नेतृत्व में थे, तो उनका साधन सत्य और अहिंसा था। लेकिन भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद हिंसा को भी उपयोग करने में उन्हें कोताही नहीं थी, क्योंकि दुष्टों के साथ दुष्टों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। ध्यान रखना, हमने कहा था शुरू में, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो मूल्य है उनकी परिभाषा बदल जाएगी। तो साधन जो साध्य है वो अपने आप में लक्ष्य है, उद्देश्य है, परम उद्देश्य है, और उसको प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो साधन कहलाते हैं। तो साध्य मूल्य अलग होते हैं और साधन मूल्य अलग होते हैं। जैसे भारत को स्वतंत्रता चाहिए थी और भारत के केंद्रीय नेतृत्व के प्रमुख गांधी जी थे, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, असहयोग, सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन किए गए। लेकिन वही समानांतर देश के रूप में जिन्ना साहब को पाकिस्तान चाहिए था, पाकिस्तान उनका साध्य था, उन्हें एन केन प्रकारेण पाकिस्तान चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान को प्राप्त करने के उनके साधन गलत थे। उनके साधन गलत थे, उनके साधन मूल्य जो थे प्राप्त करने का, हाँ साध्य ठीक है आपका, ठीक है आपको चाहिए, लेकिन उसको प्राप्त करने के तरीके गलत थे। आपने हिंसा, सांप्रदायिकता का इस्तेमाल किया, तो आप आज दोनों देशों के अस्तित्व के रूप में, दोनों देशों की वास्तविक स्थिति के रूप में दोनों के परिणाम देख सकते हो कि साध्य और साधन पवित्र रहे गांधी के, तो आज भारत कहां है। और साध्य और साधन जिन्ना साहब, साध्य तो पाकिस्तान को बनाना था, लेकिन साधन उनके सही नहीं थे। एक और जगह आ जाएगा ये साध्य और साधन मूल्य। तो बनना तो डॉक्टर है, एमबीबीएस करना है, एक तो पढ़ के बनो, एग्जाम निकाल के बनो, मेहनत करके बनो, खून पसीना एक करके बनो, और एक आप अनैतिक तरीके से बनो। जैसे एक सिनेमा आया था मुन्ना भाई एमबीबीएस, हाँ वो अनैतिक तरीके से, ऐसे कई लोग करते प्रयास, ऐसा नहीं है, कई लोग प्रयास करते। तो आपका साध्य तो अच्छा है, साध्य मूल्य तो अच्छे हैं, लेकिन उनको प्राप्त करने के साधन आपके सही नहीं है। तो यहां दो प्रकार के मूल्यों की बात की जा रही है, लेकिन अगर साधन और साध्य ठीक रहे, साधन और साध्य मूल्य ठीक रहेंगे, कि साध्य को साधने के तरीके भी सही रहेंगे, तो उसका परिणाम उचित होगा, सकारात्मक होगा, कहीं से उसमें नकारात्मकता नहीं होगी, वो अपने आप में एक यथार्थ लिए रहे। तो ये साध्य मूल्य और
साधन मूल। साध्य मूल और साधन मूल। साध्य हो सकता है सुख चाहिए, आनंद चाहिए, लेकिन सुख और आनंद को प्राप्त करने के तरीके क्या हो? हम ध्यान से भी कर सकते, हम पैसे कमा के भी कर सकते, अच्छी लाइफ जी के भी कर सकते, लेकिन वो लाइफ को जीने के, पैसे को कमाने के तरीके क्या है, सुख को प्राप्त करने के तरीके क्या है? तो ये साधन साध्य मूल हैं। जीवन में विषय के आधार पर अगर हम देखें, विषय क्षेत्र के आधार पर अगर हम मूल्यों की बात करें, विषय क्षेत्र के आधार पर मूल्यों की बात करें, फिर प्रोफेशन या कर्म के आधार पर भी मूल्य है, जिनकी चर्चा हमने संक्षिप्त की थी और यहां हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं और यात्रा को अपनी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। विषय क्षेत्र के आधार पर हमने आपसे कहा था मानवता से संबंधित मानवीय मूल्य, नैतिकता से संबंधित नैतिक मूल्य, समाज से संबंधित सामाजिक मूल्य, धर्म से संबंधित धार्मिक मूल्य, संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक मूल्य, संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक मूल्य बहुत 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 ब्रॉड है। आध्यात्मिक मूल्य, भौतिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, जो भी विषय क्षेत्र के आधार पर मूल्य हैं, और हमने कहा था नैतिक नीति शास्त्र से संबंधित जो भी आपके मूल्य हैं, सदाचार, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, परोपकार, ये सब नैतिकता और नीति शास्त्र के क्षेत्र के मूल्य हैं, इसलिए इन्हें नैतिक मूल्य बोला जाएगा। मानवता की स्थापना के लिए जिन मूल्यों का सदुपयोग किया जाएगा उन्हें मानवीय मूल्य कहा जाएगा। समाज जो अपने व्यक्ति को, एक अंग को सामाजिक प्राणी बनाने के लिए, सफल सामाजिक प्राणी बनाने के लिए जो मूल्य सिखाएगा, जो मूल्यों की शिक्षा देगा, उसे सामाजिक मूल्य कहें। सामाजिक मूल्य भी वही है कि इस समाज का व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता। सामाजिक मूल्य, इस समाज का व्यक्ति हिंसा अपना ही नहीं सकता। जैन समाज की बात कर रहे, अहिंसा परमो धर्म, अपने से ज्यादा अच्छे से समझा सकता है। हिंसा का मूल्य आएगा ही नहीं, बेईमानी का मूल्य आएगा ही नहीं, सिखाए नहीं बचपन से, आए नहीं। झूठ का मूल्य आएगा ही, झूठ बोलना सिखाया नहीं है, घर से, परिवार से, पाठशालाओं से, परिवेश से। तो वो मूल्य सामाजिक मूल्य, और प्रत्येक भारत में अनेक समाज हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म हैं, और प्रत्येक समाज, धर्म और जाति के मूल्य अलग अलग हैं। किसी धर्म और जाति में हिंसा का मूल्य सिखाया जाएगा, हिंसा को उतना बुरा नहीं माना जाएगा, तो वहां हिंसा के मूल्य को उतना बुरा, उस समाज के लोग, उस धर्म के लोग हिंसा करने में भी पीछे नहीं रहे। उनके लिए हिंसा कोई बड़ी बात नहीं रहे, रोज की बात रहे। यहां हम किसी समाज या धर्म पर व्यंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक भारत में अनेक समाज हैं और प्रत्येक समाज का एक स्वभाव है, व्यवहार का तरीका है, जीवन जीने का तरीका है, जीवन जीने की पद्धति है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज के संपर्क में रहता है और सामाजिक गुण धर्मों को ग्रहण करता है और समाज के अन्य लोगों की तरह हो जाता है। अभी आएंगे जब हम उनके कारकों की बात करेंगे, ये तो प्रकार चल रहा है, तो हम बताएंगे कि मूल्यों को निर्धारित करने में समाज की भूमिका, तब हम उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, हम यहाँ अगर किसी भी बिंदु पर बात कर रहे हैं तो एक अप्रोच, एक आपकी अच्छी कॉन्सेप्ट मिल जाए, उसमें कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ रहे हैं। यहां नैतिक, इन्हें आध्यात्मिक मूल्य भी कहते हैं। सांस्कृतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, व्यक्ति उसके खुद के मन के, उसका मन कैसा है, मानस कैसा है, किस चीज में उसकी आस्था है, उसका मन किन चीजों को मानने में विश्वास करता है, इनको मानने में कतई उसको इंटरेस्ट नहीं है।
मन से ही होता है। कौन सा व्यक्ति है जो संघर्ष करने की क्षमता को बहुत मानता है, कूट कूट के भरी उसके अंदर। आपने कल सुनीता विलियम्स का नाम दिया था, कूट कूट के भरी, उन्हें संघर्ष करना सा, क्विट नहीं करना। तो मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, मन से संबंधित जो उसके कार्य को सिद्ध करने वाले तरीके हैं, आदर्श हैं, जो भी उसका तरीका है, वो सब उसके मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मनोवैज्ञानिक मूल्यों का निर्माण करेगा। तो ये विषय क्षेत्र के आधार पर इतने सारे मूल्य हो जाएंगे। धार्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, भौतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य। अब मूल्य के प्रकार में हम बात करें तो मूल्यों के प्रकार में जो रहेगा वो कर्म क्षेत्र या आपका प्रोफेशन जो है, तो कर्म क्षेत्र या प्रोफेशन के रूप में अगर हम बात करेंगे तो प्रशासनिक क्षेत्र के मूल, न्यायिक क्षेत्र के मूल, ये भी हालांकि विषय क्षेत्र के अंतर्गत आ सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र के मूल, शैक्षिक क्षेत्र के मूल, अगर व्यक्ति टीचर है, जज है, प्रशासनिक अधिकारी है, राजनेता है, मान लो व्यक्ति कारीगर ही है, उसके कर्म क्षेत्र के जो मूल्य हैं वो निर्धारित होंगे और वो मूल्य सारे क्षेत्र के लोगों के लिए समान होंगे। शैक्षिक क्षेत्र के मूल है कि टीचर को निष्ठा रखते हुए, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए समान रूप से सबको शिक्षा का दान करना चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव, बच्चे बच्चे में भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक मूल्य दृढ़ता, समर्पण, संविधान के प्रति समर्पण, भारत के संविधान की जो मूल भावना है उसके प्रति समर्पण, लोक हित के प्रति समर्पण। प्रशासनिक मूल्य कहीं पर भी किसी भी सरकारी बात को ओपन नहीं करना, सरकारी कार्यों की आलोचना नहीं करना। आपके व्यक्तिगत मूल्य कुछ भी हो, व्यक्तिगत मन कुछ भी कह रहा हो, आपका मनोविज्ञान कुछ भी कह रहा है, लेकिन प्रशासनिक मूल्यों की अवहेलना नहीं कर सकते। ये आचार संहिता, आचरण संहिता मानी जाएगी तो उल्लंघन माना जाएगा। तो ये क्षेत्र, प्रोफेशनल क्षेत्र, आपके कर्म के क्षेत्र के मूल, न्यायिक क्षेत्र के। अगर कोई जज निर्णय देगा तो व्यक्तिगत मन से नहीं देगा, विधि व्यवस्था में, भारत के लॉ एंड ऑर्डर में जो लिखा होगा उसको तर्क की कसौटी पर कसने के आधार पर निर्णय देगा, अपने मन से कोई निर्णय नहीं देगा। तो ये न्यायिक क्षेत्र के मूल्य, राजनीतिक क्षेत्र के मूल, राजनीतिक क्षेत्र के मूल भी यही है कि लोग ईमानदारी की उम्मीद करते, समर्पण की उम्मीद करते प्रशासक से, राजनेता से, भ्रष्टाचार ना करने की उम्मीद करते, भलाई में समर्पण की उम्मीद करते। और ये राजनेता के मूल्य हैं। हालांकि कहते हैं कि राजनीति में मूल्यों का ह्रास हो रहा है, चुनावी या वोट बैंक की राजनीति कहीं ना कहीं राजनीतिक मूल्यों को खत्म कर रही है। बात तो है लोकतंत्र की, देश के विकास की, लेकिन सब कुछ ले दे के है वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए बहुत से प्रयास पूरे भारत में दिखेंगे आपको। हम किसी एक विशेष जगह की बात नहीं करें, पूरे भारत में पूरा एन कैन प्रकारेण एट एनी कॉस्ट आपको सत्ता की प्राप्ति करना। सत्ता ध्येय नहीं है, ध्येय है राष्ट्र का कल्याण, राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र की अस्मिता। हाँ, राजनीतिक लोग ही देश को चलाते हैं, राष्ट्र के साथ किसी भी प्रकार का ये नहीं कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राष्ट्र की आलोचना करने लगो, दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए। हाँ, राजनीतिक पार्टी बाद ये प्रतिस्पर्धा
राजनीतिक मूल्य है मतलब होना चाहिए ऐसा। पहले के समय में सब एक दूसरे का सम्मान करते थे, विपक्ष पक्ष सबको लेके चलते थे। आज वो कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष, आक्रामक तो है, आक्रामकता के रूप में तो वृद्धि हुई है, लेकिन इन राजनीतिक मूल्यों में कहीं ना कहीं ह्रास हुआ है। वोट बैंक की राजनीति में कहीं ना कहीं ह्रास हुआ है। खैर, ध्यान रखना, तो उद्देश्य राष्ट्र हो, राष्ट्र का निर्माण हो, राष्ट्र की तरक्की हो, व्यक्तिगत या छोटे छोटे स्वार्थ ना हो। तो ये 4 प्रकार हो गए मूल्यों के। अब मूल्यों के निर्माण में भूमिका, मूल्यों के निर्माण में या मूल्यों के निर्धारक कारक कौन कौन से हैं? तो परिवार, समाज, और शैक्षणिक संस्थाएं। ये 3 पे हम यहां चर्चा करेंगे, परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाएं। हालांकि आपके यूपीएससी के सिलेबस में भी सीधा सीधा यही मेंशन किया गया है। तो परिवार हमने कहा भी है आपसे कि परिवार जो है, और यहां वो महान दार्शनिकों को भी साथ में लेके चलने का प्रयास करेंगे हम। वो महान दार्शनिक, महान हस्तियां, उनके व्यक्तित्व, उनके कार्य, सारी चीजों को बताया गया है, उनको भी यहां लेकर चलने की बात करेंगे। परिवार, पहले तो सुन लो, परिवार, समाज और बिल्कुल बाल मन, बच्चा छोटा सा, चाहे वो 3 महीने का, 6 महीने का हो, सबसे पहले उसको संस्कार परिवार से ही मिलेंगे। कहते भी हैं कि व्यक्ति की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है। व्यक्ति की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है। पहले शिक्षक माँ बाप होते हैं, माता पिता होते हैं, वही उन्हें अच्छी बुरी बातें सिखाएंगे जो आप मूल्यों के रूप में ग्रहण करोगे। बड़ों का सम्मान, अपनों से स्नेह, छोटों से स्नेह, किसी का हक नहीं छीनना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, बहनों का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, सदा सत्य बोलना, ये सारी चीजें परिवार के स्तर पर ही वो पहली पाठशाला है। परिवार के स्तर पर ही सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। ध्यान रखना, परिवार आपका सबसे छोटी, सबसे शुरुआती प्रशासनिक आपकी पाठशाला होती है। मैं आपसे कहा भी था, एक बनाया था हमने परिवार, व्यक्ति जो है जो परिवार से जुड़ा, परिवार के बाद समाज से जुड़ा, समाज के बाद देश और राष्ट्र के प्रति उसके दायित्व हैं, फिर इस पृथ्वी जो हमारा ग्रह है, और उसके बाद उसका पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति उसके दायित्व है। और इन दायित्वों का निर्माण कहीं ना कहीं सबसे पहले मूल्यों के निर्माण या मूल्यों के निर्धारक कारक के रूप में सबसे पहले आती है परिवार की भूमिका। परिवार में माता पिता की भूमिका, माता पिता और बच्चों में होने वाला संवाद, उनकी अंतःक्रिया, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, संवाद बोलना, संवाद के साथ संवाद को करके दिखाना, केवल कथनी करनी नहीं। आजकल के युग में माँ बाप बोलते हैं कि सत्य बोलो, लेकिन इस आधुनिक युग में मोबाइल पर किसी विकट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में माँ बाप के द्वारा, हो सकता है सहज परिस्थिति में, झूठ बोला जा रहा हो माँ बाप, और जब वो सामने झूठ बोलेंगे
और आपसे सत्य की उम्मीद करेंगे तो आप भी आगे चल के उनके अनुसार झूठ ही सीखोगे, और वो झूठ आपके मूल्य के रूप में विकसित हो जाएगा, और आगे चल के आप और किसी से नहीं, दुनिया से तो झूठ बोलोगे, दुनिया से तो झूठ बोलोगे, आप अपने परिवार वालों से। ध्यान रखना, यही बच्चों पर दबाव डालना, बच्चों को फ्रीडम देना, बच्चों को शिक्षा, संवाद, विवेक, ये सारी शिक्षित चीजें संस्कार के रूप में देना, समाचार पत्र पढ़ना, रेडियो पढ़ना, राष्ट्रीय त्योहारों पर बढ़ चढ़कर भाग लेना, मंच पे जाकर बोलना, राष्ट्रगान गाना, राष्ट्रभक्ति के गीत गाना, ये सब पारिवारिक मूल्यों के रूप में ही है। कोई कहेगा कि आप बहुत बढ़िया बोलते, तो बोले ये तो सब बचपन के संस्कार, माँ बाप के दिए हुए संस्कार, ये मूल्य हैं जो हमें शुरू से सिखाए। शिक्षा तो हमारे मूल्य में ही थी, दूसरों का सम्मान तो हमारे मूल्यों में ही था, बड़ों का सम्मान, आदर्श, ये माँ बाप और हमारी जो वार्तालाप थी, जो वार्तालाप की प्रतिक्रिया थी, वार्तालाप का पूरा लब्बो-लबाब था, पूरा निष्कर्ष था, वो इन्हीं पर बेस्ड था। माँ बाप ही आपको सारी चीजें अपने अंतर क्रिया के माध्यम से, कोई एक दिन होने वाली चीज नहीं है, ये लंबी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम है, जो आप धीरे धीरे सीखते हो। अगर माता और पिता मंदिर जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, नित्य मंदिर जाएंगे, साष्टांग होंगे, घंटी बजाएंगे, पूजा करेंगे, तो ये मूल्य आप अपने आप आत्मसात करोगे। तो फिर जब आप कभी अकेले रहोगे उनके बगैर, तो वो संस्कार आपके अंदर आ चुका है, मूल्य आपके अंदर आ चुका है, आप अपने आप स्वतः ही ये सारे कार्य। तब बोलते भी है, जब बच्चे कुछ ऐसा करते तो लोग बोलते भी है बहुत अच्छे संस्कार दिया, बहुत अच्छे मूल्यों का निर्माण किया, ये मूल्य आपके बच्चे को आगे बहुत आगे ले जाएंगे, इस व्यक्ति को व्यक्तित्व बना देंगे, इसके कृतित्व को महान बना देंगे। तो परिवार, आप ध्यान रखना, चाहे शिक्षक का परिवार हो, बहुत अच्छे संस्कार एक टीचर के द्वारा दिए जाते अपने बच्चे। शिक्षक जरूर सामान्य रह गया, ध्यान रखना, लेकिन उसके बेटे जाके बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। और घर के संस्कार ये आगे चल के बहुत काम यार, स्कूल और पाठशालाओं के बाद कॉलेज वॉलेज तो बहुत बाद में सिखाते, कोचिंग संस्थान बहुत बाद में सिखाते हैं, तब तक तो हमारा व्यक्तित्व निर्माण हो चुका। और ये व्यक्तित्व की पढ़ाई, ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम केवल विषयों को रटने का, रट के लिखने का एग्जाम नहीं है, ये आत्मसात करके व्यक्तित्व में लाने वाली बात है। आप उसको अडप्ट कर जाओ, अनुकूलित हो जाओ। इसलिए तो आपको ये सामान्य सी चीजें नीति शास्त्र में पढ़ाई। घर, परिवार सबसे महत्वपूर्ण इकाई। परिवार में माता पिता के साथ अंतःक्रिया, परिवार में परिवार का साइज, आकार भी महत्वपूर्ण है। अगर हम परिवार की ही चर्चा करते हैं, परिवार का आकार, आकार बोले तो क्या, आकार सिंगल परिवार में भी, और कहते हैं कि आपकी ज्वाइंट फैमिली। हमारी भारतीय संस्कृति में तो आज भी संयुक्त परिवार का बड़ा बोलबाला है। भारतीय संस्कृति में तो वैसे ही परिवार, एक परिवार के लोग इकट्ठे रहेंगे, एक घर में रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे, हाथ बटाएंगे, दुख का पता ही नहीं चलेगा, समस्या का पता ही नहीं चलेगा, किसी मनोवैज्ञानिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जबकि एकल परिवार जो आज की देन है, जो शायद पश्चिम की देन, फ्लैट कल्चर जिसमें संयुक्त परिवार के लिए जगह ही नहीं है। शहरों में ये कल्चर आपको बहुत दिखेगा, गांवों में तो आज भी आपको संयुक्त परिवार दिखेगा, और परिवार का आकार जिस तरीके का है, हाँ बड़ा परिवार रहेगा तो हो सकता है माँ बाप का आपका संवाद ना हो पाए, लेकिन माँ बाप के अलावा और भी लोग तो हैं सिखाने। हम लोगों के यहाँ तो दादा दादी भी बहुत सिखाते हैं, दादा दादी, बब्बा बहू, चाचा चाची, बड़े पापा बड़ी मम्मी, ताऊ,
भाई, बड़ी बहन केवल हमारे नहीं, परिवार के हो, वो भी हमारे प्रेरणा के स्रोत होते। तो परिवार का आकार भी, और एकल परिवार में अगर संतानें ज्यादा हो, कहते हैं छोटा परिवार, हम दो हमारे दो, परिवार में छोटा परिवार रहेगा तो हम 2 बच्चों की परवरिश, 1 बच्चे की परवरिश अच्छे से करेंगे, उस पर पर्याप्त ध्यान देंगे, पर्याप्त सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध करा पाएंगे। लेकिन अगर हमने परिवार नियोजन का पालन नहीं किया और परिवार बड़ा कर दिया तो हम प्रत्येक बच्चे पर उतना ध्यान नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं ये बड़ा परिवार नेगेटिव भी हो जाता है। लेकिन ज्वाइंट परिवार में, संयुक्त परिवार में व्यक्ति को साथ रहने के मूल्य मिलेंगे, एक दूसरे को सहन करने के मूल्य मिलेंगे, सहनशीलता का मूल्य मिलेगा। तो नहीं साहब, आप आगे चल के जब टीम में काम करोगे तो ये ज्वाइंट फैमिली सपोर्ट करेगी। आप अकेले रहे तो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, आप सबके साथ रहे तो आपको एडजस्ट करना आ जाएगा। प्रबंधन का वो गुण आपको घर से ही मिल जाएगा, चीजों को बांटने का हुनर, श्रेय देने का हुनर, टीम के रूप में काम करने का हुनर, वो आपको परिवार से सीखने को मिलेगा। सीखने को बहुत मिलता है। बड़ों की कद्र, रिश्तों का सम्मान करना, बड़ों की कद्र, रिश्तों का सम्मान करना, अपनी बात पर अडिग रहना, परिवार की मर्यादा और इज्जत का ध्यान रखना। क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी जाओगे तो आप अपने क्षेत्र के, अपने परिवार के, अपने समाज के प्रतिनिधि बन के जाओगे। और अगर आप अच्छा करोगे तो उस क्षेत्र का, परिवार का और समाज का नाम होगा। और आप जब गलत मूल्यों का प्रचार करोगे, गलत कार्य करोगे, तो उस क्षेत्र का भी, समाज का भी और परिवार का भी नाम खराब होगा। ये मूल्य हैं जो परिवार सिखा रहा। अब आ जाते हैं परिवार के साथ शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। हालांकि समाज भी है, लेकिन परिवार के बाद व्यक्ति अगर सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता है बचपन से ही, परिवार के बाद व्यक्ति समय व्यतीत करता है बचपन से ही। घर में रहेगा या स्कूल में, चले गए सुबह 8 बजे से, आ रहे 1 बजे 2 बजे, यहां भी एक अलग दुनिया मिलेगी साहब। सिखाने वाले, टीचर्स, सहपाठी, घर के बाद सबसे ज्यादा समय निकल रहा तो यहां निकल रहा। यहां भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, मूल्यों का निर्माण, मूल्यों को ग्रहण करने की प्रक्रिया। और बाल मन में जाना, 1 से 12th तक स्कूलिंग, टाइट स्कूलिंग, ये ज्यादा सिखाती साहब। ये ज्यादा अच्छे मित्र बनवाती है। स्कूल फ्रेंड कभी नहीं टूटती वो दोस्त। एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे का टिफिन शेयर करना, जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर कार्य करना। क्योंकि स्कूल में तो यूनिफॉर्म फिक्स रहती है, और यूनिफॉर्म इसीलिए रहती है कि कोई भी व्यक्ति अपने विशेष कपड़े पहन के ना आए। यूनिफॉर्म का एक मैसेज है, संकेत है। तो बड़े आदमी का बेटा अच्छे कपड़े पहने और गरीब आदमी का बेटा फटे कपड़े पहने नहीं, सबके लिए एक सा ड्रेस कोड होगा, एक सी ड्रेस होगी, उसे यूनिफॉर्म कहा। ये यूनिफॉर्म लाने का एक दार्शनिक पहलू है, एक दार्शनिक कारण है। और यहां पर सारे बच्चे एक साथ रहकर पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, सीखेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका छोटे से लेके एक स्कूलिंग के लेवल तक, स्कूलिंग के लेवल के बाद कोचिंग के लेवल, कॉलेज के लेवल, शैक्षणिक संस्थाएं भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में बहुत बड़ी भूमिकाएं हैं। व्यक्ति सीखता है। वहीं खेल कूद का कल्चर है, वहीं खेल कूद, स्पोर्ट आवर होने लगे आजकल। यहां जाना खेल की गतिविधियां होती, अलग से कौन जाता। हाँ, ये बात अलग है कि अलग से भी जिनके माँ बाप चाहते कि बच्चा खेल की गतिविधि में जाए तो उसको अलग से क्लास दी जाएंगी, अलग से स्पोर्ट। लेकिन स्कूल में अलग से स्पोर्ट का टाइम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी,
कलात्मक रचनात्मक कार्य करने के लिए डांस क्लास, नृत्य, संगीत। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए भारत के, जिनमें गांधी को गांधी को महात्मा कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने तो एक ऐसे स्कूल की संकल्पना प्रस्तुत की थी कि केवल पढ़ाई से संबंधित स्कूलिंग ना हो, डिग्री ना हो, आर्ट से संबंधित, कला से संबंधित, संगीत से संबंधित, चित्रकला से संबंधित, गायन से संबंधित डिग्री भी हो, इनमें भी व्यक्ति ग्रेजुएशन करे। और उन्होंने एक विश्व भारती विश्वविद्यालय बना दिया था कलकत्ता। तो जरूरी नहीं कि जो पढ़ने में होशियार नहीं, लिखने पढ़ने में होशियार नहीं, वो ग्रेजुएट ना हो पाए, वो डिग्रियां ना ले पाए। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के माध्यम से भी उसको शिक्षित करने का प्रयास। और शिक्षा संबंधी बड़े जबरदस्त विचार हैं इनके, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो भारत में गुरुदेव कहलाते हैं। तो ये शिक्षा संस्थाएं भी व्यक्ति के मूल्य निर्धारण में, खेल संस्कृति कम है क्या? समर्पण, खेल के प्रति समर्पण, हार ना मानना, जबरदस्त प्रयास करना, थकना नहीं, रुकना नहीं। कहते नहीं वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये स्पोर्ट कल्चर, स्कूल में खेल कूद की गतिविधियां व्यक्ति में अनेक मूल्यों का निर्माण करती हैं। और तो और ध्यान रखना, और तो और स्कूलों में ही होते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंच पर बोलने का मौका। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ये तो सबको याद हो, प्रत्येक व्यक्ति को याद हो। साहब ये मौका देते अपनी संस्कृति को जानने का, अपने राष्ट्र के इतिहास को जानने का, भारत की स्वतंत्रता को जानने का कि 15 अगस्त 47 को ही क्यों स्वतंत्रता मिली, क्यों सेलिब्रेट करते, क्यों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं, क्यों राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ जाती है, क्यों संविधान की गरिमा और मर्यादा बढ़ जाती है, क्यों एक एक चीज संविधान की जानने योग्य है। हालांकि आगे चल के इनके साथ साथ संविधान संबंधी पढ़ाई केवल सिविल सर्विसेज में ना कराई जाए, वो उन्हें राजनीति विज्ञान के रूप में कराई भी जाती है। पढ़ाने का ध्येय तो यही राष्ट्रीय मूल्यों का निर्माण कराया। हमने मूल्यों की बात की ना, राष्ट्रीय मूल्य विकसित किए जाए, राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव विकसित किया जाए, और राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव विकसित किया जाए और वो व्यवहार में दिखे भी। क्योंकि हमने कहा कि कोई भी चीज पहले संज्ञान के रूप में, फिर वो भाव विचार के रूप में, और फिर व्यवहार के रूप में राष्ट्रीय आचरण डेवलप किया जाए, राष्ट्रीयता के प्रति सम्मान विकसित किया जाए। और जब राष्ट्रगान बजे तो व्यक्ति स्वतः खड़ा हो जाए, सावधान। आज कई लोग, हाँ अनपढ़, कम पढ़े लिखे लोग जो स्कूल नहीं गए, हम सबकी बात नहीं कर रहे, उनमें भी राष्ट्रीय आचरण है। भिखारियों तक में इवन हमने देखा है, इवन पागलों तक में देखा है, जब राष्ट्रगान बजा तो खड़े हो। यही तो राष्ट्रीय आचरण है। राष्ट्र के प्रतीक चिन्हों को कोई नुकसान ना पहुंचाए, राष्ट्र की संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचाए। रेल हमारी भारतीय संपत्ति है साहब, क्यों नुकसान पहुंचाए? ये सारी चीजें स्कूल के माध्यम से ही, मूल्यों के निर्माण की प्रक्रिया घर से प्रारंभ होती है, सबसे पहले परिवार से प्रारंभ होती है, और परिवार के बाद बच्चा सबसे ज्यादा समय देता है स्कूल से। और स्कूल में भी खास तौर पर वो इंटरमीडिएट तक की परीक्षा, एग्जाम, स्कूल तक में भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में अनेक मूल्यों का निर्माण किया जाता है। बाकी मूल्यों के निर्माण में समाज की भूमिका अंतिम पड़ाव हमारा रहे, समाज की भूमिका मूल्यों के निर्माण में।
समाज की भूमिका, क्योंकि व्यक्ति परिवार के बाद वैसे समाज का अंग भी है। स्कूल तो है ही, लेकिन एक समाज विशेष का अंग भी है। सत्य है साहब, ये जो इतना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ, और ये मौलिक व्याख्या कर रहे हैं, ये उत्तर लेखन में आपके आना चाहिए। तो यहां समाज, भारत में अनेक धर्म है, अनेक जातियां और अनेक जातियों की समाज है। वैश्य समाज, जैन समाज, ब्राह्मण समाज, कायस्थ समाज, स्वर्णकार समाज, ये इतनी समाज हम अपने आसपास देखते हैं। और समाज की व्यवस्था को व्यवस्थित करने का कार्य इनके पास होता है। समाज से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम ये कराते हैं, सारे धार्मिक कार्यक्रमों का दायित्व इनका होता है। और ये समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व में उन मूल्यों के निर्धारण की भूमिका निभाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में उन मूल्यों के निर्धारण की भूमिका निभाता है। समाज में मित्रों का समूह, साथियों का समूह भी मूल्यों का निर्माण कराता है। आस पड़ोस, परिवेश भी, केवल घर नहीं, आपका परिवेश, आस पड़ोस का माहौल, आपकी कॉलोनी, लोग कहते हैं हम पॉश कॉलोनी में रहते हैं, मतलब आप समझ जाओ हम कितने वीआईपी। एरिया बटे होते शहरों में, ये पॉश है, एलिट सोसाइटी का क्षेत्र है, ये गरीबों का क्षेत्र है, झुग्गी बस्ती का क्षेत्र है। तो उस परिवेश का भी प्रभाव व्यक्ति के मूल्यों पर पड़ता है। जैसा वहां का माहौल होगा, वहां के मूल्यों को व्यक्ति बाल मन से सीखे। इसलिए आप अगर अच्छी जगह रहे हो, पले बड़े हो, तो आपके संस्कारों में वो दिखाई देगा। ध्यान रखना, तो आस पड़ोस का, परिवेश का, जाति का, वर्ग का, धर्म का आपके मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा। जिस जाति के हो, जिस वर्ग के हो, क्योंकि भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक वर्ग हैं। वर्ग दो, अमीर और गरीब। अमीरी माहौल में रहोगे तो वो मूल्य रहेंगे, गरीबी के माहौल में रहोगे तो मितव्ययता रहेगी, फिजूल खर्ची नहीं रहेगी, चीजों का सम्मान रहेगा, मितव्ययता बिल्कुल रहेगी। भाषा संबंधी, भाषा भी मूल्यों के निर्माण में भूमिका निभाती है। भाषा के साथ बोली, भारत में भाषा तो हिंदी है, लेकिन बोली कितनी है? अभी आप मराठी बोली का प्रभाव देखो तो पूरा मराठा राज्य, अभी सिनेमा आया छावा, तो वो भाषा एक संस्कृति को जोड़ने का आधार है, सारे मराठी कल्चर को जोड़ने का आधार है। भारत के एक राज्य में सबसे ज्यादा, ध्यान रखना, अगर भाषा के स्तर पर जुड़ाव दिखाई देता है, अस्मिता दिखाई देती, व्यक्ति किसी भी जाति और धर्म का हो, वो पहले मराठी भाषी, महाराष्ट्र, काशी, ये सब पूरा हिंदुस्तान में हिंदी भाषियों के साथ भाषा उन्हें जोड़ने का एक माध्यम बन गया। और भाषा खैर पहला माध्यम होती है बात करने का, संपर्क करने का, बचपन से लेके। और भाषा का भी मूल्यों के निर्माण में, किसी भाषा विशेष में, क्षेत्र विशेष में अपशब्दों का भी बड़ा इस्तेमाल होता है, गाली गलौज जिसे आप कहते हैं। तो भाषा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अर्थों में आपके मूल्यों का निर्माण करने की भूमिका निभाएगी। इसके अलावा राजनीतिक संस्थाएं, सरकार का स्वरूप जैसा है, पार्टी विशेष जैसी है, पार्टी विशेष का एजेंडा जैसा है, मुद्दा जैसा है,
उसकी विचारधारा जैसी है, वो भी आपके मूल्यों का निर्माण करेगी। तभी तो राजनीतिक मूल्य बनेंगे। आप किन मूल्यों का समर्थन करते हो, आप किस तरीके के देश का समर्थन करते हो, ये आपके राजनीतिक मूल्यों को बताएगा। राजनीतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, धार्मिक संस्थाएं धार्मिक मूल्यों का निर्माण करेगी, और बची कुछ ही कसर पूरी करेगी सोशल मीडिया, जो आपके मूल्यों को भी बनाएगी, आपकी मनोवृत्ति को भी बनाएगी। सबसे ज्यादा तो मन बनाने का काम ये सोशल मीडिया ही कर रहे। ये समाज में ही एक अंग है। यही फेसबुक, यही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, समाचार पत्र, न्यूज चैनल सबसे पहले आपके मूल्यों के निर्माण की भूमिका निभा, बहुत बड़ी भूमिका में है ये सोशल मीडिया, आपके मानस को बनाने में, आपके मूल्यों को बनाने में, आपके मूल्यों का निर्माण करने में। क्योंकि संचार तकनीकी का युग है, और संचार तकनीकी के युग में ध्यान रखना, और बच्चे के हाथ में मोबाइल, बच्चे के, तो समाज के क्षेत्र में अंतिम पड़ाव के रूप में इस सोशल मीडिया की भूमिका को भी नहीं नकारा जा सकता। आप अपने आप से समझ सकते हैं कि किसी भी विचार को बार बार देखने से उसके प्रति मूल्य विकसित हो जाते हैं। उसको मनोवृत्ति भी कहते हैं। मूल्य हमारे विकसित हो, हालांकि मूल्य बचपन से एक विकास की प्रक्रिया के क्रम में है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम भी, लोक प्रचार के माध्यम भी आपके मूल्यों को विकसित करने में भूमिका निभाते हैं। तो यहां हमने मूल्यों के विकास के कारक के रूप में मूल्यों पर आज पूरी चर्चा रही। मूल्यों की परिभाषा, मूल्यों के प्रकार, मूल्यों के सकारात्मक, नकारात्मक थोड़े से गुण, और मूल्यों को निर्धारित करने वाले कारक, जिनमें सबसे पहले आपके परिवार की बात हमने की, परिवार के बाद शैक्षणिक संस्थाओं की बात की, शैक्षणिक संस्थाओं के बाद हमने समाज में जितने भी चीजें हैं, समाज में जितनी भी चीजें हैं, राजनीतिक, सहपाठी समूह, मीडिया, सोशल मीडिया, भाषा, जाति, धर्म, वर्ग, आसपास, पड़ोस, परिवेश, इन सब की भूमिका व्यक्ति के मूल्यों को निर्धारित करने में होती है। हम आज की यात्रा को यहीं विराम देते हैं, आगे की यात्रा को हम इसी सार्थक तरीके से जारी रखेंगे। जय हिंद।